प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। GHQ हमला केस में आज 119 अफराद पर 119 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत की गई है, बशमूल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के। और कई गिरफ्तारियां भी आज अमल में लाई गई हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी शामिल हैं, अहमद चट्ठा भी हैं, राजा बशारत भी हैं, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ पर सख्तियां मजीद बढ़ रही हैं। क्या होने जा रहा है? शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुश आमदीद। शेख साहब, ये आज जो चीज़ें हुई हैं, आप क्या इसको यूं एनालाइज कर रहे हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद कुछ सख्तियां तहरीक इंसाफ पर बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि जिस तरीका का क्रैकडाउन किया जा रहा है, जख्मियों तक के घरों में पंजाब पुलिस जा रही है, शदीद संगीन जख्मियों को तंग किया जा रहा है, इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर इस ट्रेंड कोई आगे भी, अब देखें ना, ये जो हमारे 3 दोस्तों को, उमर अयूब को, अहमद चट्ठा और राजा बशारत को जो बिठाया है, वो अडयाला से बाहर निकले हैं, उनके पास जमानतें मौजूद हैं, वो जमानतों के कागज दिखा रहे हैं और उनको अनलॉफुली इलीगली डिटेन कर लिया गया अडयाला चौकी के अंदर। 2-2.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया एज वी स्पीक। सो कहने का ये मकसद है कि ये उसी का शाखसाना है, वही क्रैकडाउन, वही सख्ती और वही प्लानिंग जिसके तहत ये हकायक पे पर्दा डालना चाहती है ये फस्ताई हुकूमत, ये वजीर आजम, ये वजीर आला और ये मिनिस्टर, ये सब उसी की कड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान को ऐसे अफसर बजा में रखना, मेंबर कौमी असम्बली को, राजा बशारी, तो अजीब, मतलब अदालतों का तो मजाक और तमाशा बना दिया है कि अब ये जमानत के दौरान भी बंदों के साथ ये रवैया रख रहे हैं, तो फिर अदालतों को खुद सोचना चाहिए कि इनका और इन सरकारी कारिंदों का जो अदालतों का एहतराम नहीं करते और इस हुकूमत का जो अदालत का एहतराम नहीं करती, उसका क्या करना चाहिए। हम तो बहरहाल कानूनी चाराजोई करेंगे, कंटेम्प्ट में भी जाएंगे और अफसर बिजा की एप्लीकेशन भी इन पे आएगी, FIR इन पे दर्ज होनी चाहिए। यू कांट कीप पीपल हु ऑलरेडी हैव बेल्स। सही है, मगर शेख साहब, आपने अभी जाहिर है जो PTI ने एहतजाज किया वो असीरान की रिहाई के लिए था, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया एक तरह से। और इमरान खान पर 14 नए मुकदमा दर्ज हो गए हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ मुकदमात की तादाद 76 उनके ऊपर हो गई है। PTI ये समझ रही थी, और बैरिस्टर गौहर कुछ सहाफ़ियों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो ये यकीनहानी कराई जा रही थी, आप एहतजाज वापस लें तो फिर हम जो है वो इमरान खान 15 दिन में रिहा हो सकते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये दूर निकल गई है रिहाई, बज़ाहिर इन केसेस और नई मुकदमा से लग रहा है। देखिए, जब इस किस्म में तहरीकें चलती हैं तो फिर कई दफा जरूरी नहीं है कि हर दफा आपकी तहरीक में उठाए हुए किसी कदम का जो नतीजा है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही आए। मगर मैं ये समझता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो फसाइयत जिसका हम ऐलान कर रहे हैं बड़े अरसे से, वो एक्सपोज हो गई है। अब जो लोग इस पे नहीं भी मानते थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से इनके असल चेहरे देख लिए हैं, इस वजीर आजम के, इस मिनिस्टर के, इस वजीर आला के और इस इत्तलात के वजीर के। ये किस किस्म के फिरौन है, कैसे ये इनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, किस तरीके से ये अवाम को देखते हैं और कैसे ये पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर जो है ये जुल्म करवाते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई एक वो उसमें से नुक्ता जो है वो निकलता है, जो बाद में जुल्म करने वाले के लिए तो नुकसानदेह होता है, मगर मजलूम और हक पे चलने वाले जो हैं उनके लिए रास्ते कठिन ही होते हैं, कभी आसानी नहीं होती। तो क्या कोई ऐसा सेल PTI कायम कर सकी है या कर सकती है कि जिसमें वो लोग रिपोर्ट करें, आकर कहें कि भाई हमारे ये लोग मिसिंग है? आपको डेटा कंपाइल तो कर सकेंगे, 100 लोग मिसिंग है, 50 लोग मिसिंग है, कितने हैं? गल सुन लो, जिस दिन मैंने 12 की फिगर दी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी जिसमें 4 नंबर दिए गए। ठीक। एंड वहां पे हमारे लोग बैठे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, कोई इंजर्ड है, कोई ज्यादा इंजर्ड है, और वो हमें रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं, वो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं। वी राइट इन द मिडल ऑफ डूइंग दैट। अभी तक वहां किसी ने किसी शहादत जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं की। अगर जैसे होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे तो कितने जावांगे, तुझी साड़ी आवाज बढ़ाओगे। हाँ, नहीं, लेकिन सर उसमें मिसिंग लोगों के कोई डेटा आया कि जी अब तक की अपडेट क्या है? कुछ डेटा है, कुछ डेटा मौजूद है, मगर हम जब तक डाटा फुल कंपाइल नहीं हो जाता हम तब तक उसको वो नहीं करेंगे। अभी तक तो मिसिंग लोगों का डाटा जो है वो 200-300 प्लस से है, सिर्फ 150-200 का तो हम कह सकते हैं कि KP के अंदर है जो मिसिंग है। और बाकी फिर पंजाब में तो मसाइल हैं, पंजाब में तो हमें, आपको पता है कि चीजें इकट्ठी करने में बड़ी मुश्किल है।
ये आप ये कह रहे हैं कि 300 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कंफर्म हो गया कि वो गिरफ्तार नहीं है और वो उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा? नहीं, मिसिंग का हम ये कह रहे हैं कि वो हमें नहीं पता, वो मिसिंग का मतलब है वो घरों से चले गए हैं। अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है तो अभी तक पेश नहीं किया। अच्छा। और अगर नहीं पकड़ा तो वो कहाँ है उनका पता नहीं चल रहा। ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ऐसा तादाद कम हो रही है, लोग आ रहे हैं तो वो रिपोर्ट हो रहा है। पुलिस ने कुछ बंदे किस्तों में पेश किया ना जी, कुछ पहले दिन पेश किए, कुछ दूसरे दिन, वो जैसे जैसे पेश हो रहे हैं, अगर वो बंदे बीच में से निकल आते हैं तो माइनस हो जाते हैं वहां से। तो सर ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनको ILF के लोग कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं, यानी कि जिनका पता चल गया है कि ये गिरफ्तार हैं? सर 824 के मुकदमे के हवाले से जो 24 के वो हैं, वो 849 तो वो हैं जो उन्होंने पेश करनी है, जो मेरे पास कल रात को डेटा आया। फिर आपको याद होगा 1100 पिंडी के पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया। फिर आपको याद होगा कि 600 के 700 जो था वो अटक के DPO ने कहा कि हम लोग वापस जा रहे थे, हमने पकड़े हैं। तो इस पे ILF जो है और खसूसन चीफ मिनिस्टर KP के जो टीम है वो उनको कानूनी और माली दोनों किस्म की मुआवनत जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नंबर हमने इसलिए दिए हैं कि अगर कोई समझता है कि उन तक मुआवनत नहीं हो रही है तो वो नंबर्स पे बात करे, ताकि जहां तक हमारे लोग नहीं पहुंचे हम वहां पे पहुंच जाएं। सेकेंडली इन्होंने जेलें भर दी, ना वहां खाने को कुछ, ना वहां कोई सर्दी का मौसम है, ना कंबल, ना लैनी, ना देनी, यहाँ पे बंदे ठोकी गए रहे। तो वो भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए गर्म कपड़े और उन सब का वो अपील भी की लोगों से, और जो लोग वहां मौके पे कर सकते थे वो भी कर रहे हैं। जो कैपेसिटी है पार्टी की इस वक्त, पार्टी उससे बढ़ के कर रही है, कोशिश कर रही है, बाकी पता की जा रही है। शेख साहब, ये इतनी एक ऐसे माहौल में सबका ये ख्याल है कि बातचीत एक माहौल को बेहतर कर सकती है, या इंगेज होना या किया जाना, एक फोरम बाज़ अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, जैसे कि आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी KP में, PTI ने इसमें भी शिरकत ना करने का फैसला किया है। हो सकता है इस फोरम पर बैठने से कुछ माहौल में कुछ बेहतरी आती। क्यों PTI ने सोचा कि इसमें नहीं? आपको शायद अंदाजा नहीं है। नहीं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जी सी ना, एक कुरम दे हवाले ना से, और कुरम में तो अब ये भी मजाक वाली बात तौर पे सर नहीं सर, बेसिकली कुरम पे थी। अगर आपने उसके पार्टिसिपेंट देखे हो तो मेजोरिटी कुरम के लोग और कुरम से मुतल्लिका और बाजूड़ और आगे पीछे के दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा, अब बात ये है कि कुरम का जब इशू हुआ तो चीफ मिनिस्टर वहां पे गए, खुद कुरम बैठे रहे। उससे पहले इनके 2-3 वज़रा को 5-7 दिन वहां आते जाते रहे। चीफ सेक्रेटरी IG को वहां भेजा। जब ग्रैंड पख्तून जिरगा हुआ तो चीफ मिनिस्टर खुद वहां पे पहुंचे। बहुत सी उनकी चीजें थी जो रिजॉल्व की, एमिकेबली रिजॉल्व हुए। जो मूवी थे उनका एक्सचेंज हुआ, जो डेड बॉडीज थी उनका एक्सचेंज हुआ, उनके और सरकारी मसाइल थे, कोई डेवलपमेंट के मसाइल थे, उन सब के ऊपर बात भी लोगों ने खुल के की और चीफ मिनिस्टर ने वहां बैठ के सुनी और अच्छा हल निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पे आप पेशावर में बैठ के कुरम का और पख्तून जिरगे का वो करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। सेकेंडली यू आर अ पार्टी जिसका कोई मैंडेट नहीं है यहाँ पे। ਕਿਹੜੀਆਂ सीटा ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ वोट मिले तो इतने KP ਦੇ ਵਿੱਚ। नंबर 2, आप वो पार्टी है जिसने बलोचिस्तान के अंदर नून लीग के साथ मिलकर गवर्नर रूल की और पार्टी को PTI को बैन करने की सपोर्ट की रेजोल्यूशन जो है उसको वो करवाया है। तो उसके बाद आप हमें यहाँ कहते हैं कि एक तरफ आप हमारी पार्टी बैन करने की रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान में, दूसरी तरफ आप हम यहाँ तमाशा दिखा रहे हैं लोगों को, बड़ा ड्रामा के लिए, हम अमन के लिए, फलाने के लिए, ठीकने के लिए। आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है। आपने हमें मतलब है किस हिसाब से वो आप करते हैं। हाँ, सब KP के लोग हैं, बैठे हैं, सिफारिशात अगर मुरतब कर लेते हैं, KP गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमें भिजवा दें, जो इम्प्लीमेंटेबल होगी इंशाल्लाह हम उस पर अमल कर देंगे। हमें सिर्फ आपको तस्वीरें खिंचाने का मौका और ये ड्रामों का वक्त नहीं है। सही है। शाह साहब, एक 3-4 दिन से एक मौजू पर बहस चल रही है, शायद मुमकिन तौर पर किसी कौमी हुकूमत या कोई मार्च-अप्रैल फार्मूला, कोई ऐसी हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी का कोई इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है। आप और फिर पिछले दिनों में फैसल वाडा बड़े मुतहरिक हुए हैं, बिलावल साहब से भी मिले हैं, आज JUI से भी मिले हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं फैसल वाडा की मुलाकातों को और इस सारी डिस्कशन या चामगोइयों को मिलाकर कैसे देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि ये बेसिकली शायद जो है वो जो असल जिनके हवाले से वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी, और हमने भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वज़ीर आज़म मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये बेसिकली इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी शायद इस मौके से फायदा उठा रही है कि ये वाला मुद्दा सारा इन्हीं के ऊपर डाल दो और उसके बाद अपने लिए को जो है रास्ता बना लो। फैसल वाडा साहब ने हालांकि वोट दोनों पार्टियों से लिए हैं, बिल्कुल के नून लीग की बैंड बजा रहे हैं। काबिल अमल फार्मूला है
आपके ख्याल में ये हो सकता है, और क्या पीटीआई इसको कैसे रिएक्ट करेगी अगर इस तरह की कोई चीज जो है वो मैच्योर होती है? पीटीआई के लिए तो दोनों घर एक जैसे हैं। पीटीआई के लिए तो कोई लेसर इवल वाला फॉर्मूला देखा जाए तो वो तो खान साहब ही उस पर कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, हमारे पास तो इख्तियार नहीं। हमारे लिए तो दोनों एक जैसे। सर कोई अगर इस तरह की ऑप्शन सामने आती है कि भाई ये सेटअप जो भी बन रहा है ये कोई 6 महीने का सेटअप है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इस सेटअप को आप सपोर्ट करें, हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होंगे, फिर पीटीआई का रद्द अमल क्या हो सकता है? सर हमारे और बड़े इस वक्त नाजे हैं। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है ना, और वो सोग है, वो दुख है, वो गम है इन 12 शुहदा का। और जो हमारे जख्मी हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ा इशू है। इमरान खान साहब की रिहाई, जो आपने कहा कि 74 मुकदमा और हो गए हैं और उसमें गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, और किस तरीके से हमारे लिए वो बड़े इशूज हैं। हम अभी ये इन चीजों के हवाले से हम जब बैठेंगे तो बात होगी। अभी तक वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट सच लाइन। सर आखिरी कार्ड की बात इमरान खान बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने की है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं जल्दी अपना आखिरी कार्ड खेलने वाला हूं। अब जाहिर है यकीनन ये आपके इल्म में भी तो नहीं होगा कि उन्होंने किसी से भी शेयर ही नहीं किया, लेकिन इसकी रीडिंग क्या हो सकती है, क्या हो सकता है आखिरी कार्ड? अलीमा खान साहबा ने आख्या है कि उनको पता है कि वो कार्ड क्या है। अलीमा साहबा को पता है? कहा उन्होंने, मैंने अभी टिकर देखा। अब आप लोग आजकल टिकर भी आप व्हाट्सएप ग्रुपों में से उठा के चला देते हैं कई दफा। आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अच्छा, जो बात मैंने सुनी है सलीमा खान साहबा की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ये बात कहते कहते फिर अगली एटीसी में चले गए और बात मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन हमने उन्हें कहा कि जरा सोच समझ के डिस्कस करके फिर कीजिए। तो ये मतलब ये क्या असेंबलियों से निकलने की बात हो सकती है, या क्या हो क्या सकता है? I don't know, sir. Let's not. We are in difficult times. This is a very sensitive issue, and let's not guess. If it's a card which Imran Khan is keeping to his heart, we should all respect that and wait for it. सही है। चलिए शेख साहब, ये बता दें कि अभी पार्टी के अंदर चूंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, 26वीं तरमीम पर आज एक खत भी आया है, वो उसका मैं भी जिक्र करता हूं। लेकिन 26वीं तरमीम हुई थी, आपने पार्टी के कुछ लोगों को शोकोस दिया था, वो जवाब भी आया था, इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? सर ऐसी इस्लामाबाद वाले जो किसी पासे लगाएंगे तो उसके बाद अगली पेशरफ्त लिखांगे ना सर। अभी इसमें कोई पेशरफ्त नहीं। अच्छा, तो ये जो आज सर खत लिखा गया है 26वीं तरमीम के मामले पर, जस्टिस मंसूर की तरफ से आपके इल्म में आया होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और वो समझते हैं कि एक फुल कोर्ट जो है वो आईनी मुकदमात को सुन सकती है और पहले ये दरखास्तें सुने जो इस 26वीं तरमीम के खिलाफ आई हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक इब्हाम या एक इख्तलाफ राय बात तो ठीक कर रहे हैं। हम तो वो बात ठीक कर रहे हैं कि जो 26वीं तरमीम के खिलाफ अगर वो केसेस दायर हुए हैं तो उनको सुन लो। मतलब है कि उसको पहले ही तुसी अपनी आगे सारे मामला शुरू कर देते हैं। वो मंसूर साहब ने ठीक कहा है, वो ठीक कह रहे हैं। यूजुअली तो ऐसी चीजों पर स्टे हो जाना चाहिए, और जब तक उसका फैसला ना हो जाए तब तक ये कमेटियों की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। सही है। आखिर में शेख साहब ये बताते जाइए कि आप काफ़ी दिन गुजर गए, 10 दिन हो गए तकरीबन 24 को, आप कैसे एनालाइज करते हैं? पार्टी के अंदर एक डिस्कशन मौजूद रही 24 की से पहले भी कि हमें इस एहतजाज को मौखर करना चाहिए, अभी इसके लिए हम तैयार नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। आज क्या पार्टी के अंदर ये डिस्कशन, ये रिग्रेट मौजूद है कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हमें हमारी तरफ से इसको मौखर किया जाना चाहिए था? देखें, इतनी बड़ी पार्टियों में हर तरह की सोच प्रिवेल करती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी क्या होती है वो ये देखना है। मेजॉरिटी इस वक्त गम में है, सोग में है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगले इतनी दूर सफर करके आए ने, कुछ भी नहीं होया रस्ते बह जाते आराम नाल ते ना की सी उत्थे उन्होंने एहतजाज ही करना सी। वो फलस्तीन वाले भी तो बैठे ही रहे, पूरा महीना बैठे रहे। आपने वो रेड जोन इलाका आपने बंद किए रखा है। हम तो बाहर डी चौक पे बैठ जाते, लोग अपनी तकरीरें करते, अपने दिल की बात करते, बैठे रहते। तो ये तो मुझे याद है यही नून लीग की हुकूमत कहती थी, आओ आओ हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे, यहाँ करेंगे, यूं करेंगे। मुझे इसलिए ऐसी देखो ना, जो साड़ी हुकूमत सी, मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने कश्मीर के इलेक्शन से लेके जीपी के इलेक्शन से लेके पाकिस्तान के हर जिले सूबे में जहाँ हमारी हुकूमतें थी, मैंने दसो कितनी जगह पे असी फायर किया, कितनी जगह पे असी कंटेनर लाए, कितनी जगह पे असी नारेबंदी चुके। तो ये तो बेसिकली सारे मॉडल टाउन के आर्किटेक्ट्स हैं। इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये तो अपनी आवाम के, ये तो वो अशराफिया जो हम में से है ही नहीं। ये बाहर से आते हैं, अपना इक़्तिदार लेते हैं, मौजे मारते हैं, जिसले चबला ज्यादा बच जाती है उसले पाकिस्तान छोड़ के वापस चले जाना है कहने सर।
सही है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कुछ देर में हाजी गुलाम अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। कायरा साहब, आज मजीद गिरफ्तारियाँ, उमर अयूब साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, अहमद चट्टा को गिरफ्तार किया गया है। GHQ हमला केस में 119 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हुई है बशमूल इमरान खान के। हम पिछले कुछ दिन में बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा लो डाउन करने की ज़रूरत है, बातचीत के आगाज़ होने की ज़रूरत है, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद तो शायद सियासी कशीदगी और भी बढ़ सकती है? देखिए, 9 मई के वाकयात के ऊपर तो जो सूरत हाल है वो तो रियासती रवैया आपको पता ही है उसके बारे में क्या है। लेकिन इस वक्त तो देखना यह है कि अगर उसकी फर्द जुर्म आयद हुई या जो मुकदमात थे उसमें गिरफ्तारियां होना तो एक मामूल का अमल है, लेकिन गुफ्तगू और बातचीत आपकी ख्वाहिश तो है, हमारी भी ख्वाहिश है, मीडिया भी चाहता है कि डायलॉग हो, सियासी जमातें और हुकूमत भी चाहती है कि डायलॉग हो, लेकिन खान साहब को कौन कहे कि डायलॉग करें? जिनसे वो डायलॉग करना चाहते हैं वो कर ले, वो उनसे नहीं करना चाहते, वो डायलॉग सियासी डायलॉग में मुलव्वस ही नहीं हो सकते। तो वो खान साहब उनसे करना चाहते हैं जो उनसे नहीं करना चाहते हैं, हम खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो हमसे नहीं करते। लिहाजा इसका कजिया जो आके रुकेगा वो तो खान साहब की जाती है, वो अगर नहीं चाहते तो क्या हो सकता है? हम तो चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए मामला फहमी होनी चाहिए, चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, हीट कम होनी चाहिए, लेकिन वो किसी दबाव के नतीजे में नहीं हो सकती, वो एक अकली दलील के नतीजे में हो सकती। सही है। पंजोता साहब, आज की जो गिरफ्तारियां हैं, इस यानी आपको अंदाजा हो रहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ पर सख्ती कुछ बढ़ रही है, वो एहतजाज का फैसला सही नहीं था? बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि उमर अयूब साहब हों या उनके साथ जो है राजा बशारत साहब हों या अहमद चट्टा साहब हों, हमारे MNA हैं, या अजीम बिल्ला साहब हों, हमारे वर्कर हैं जी, अगर चारों ऊपर जाते हैं और कोर्ट के सामने इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, कोर्ट में पेश हो रहे हैं, कोई भी बंदा कोर्ट के अंदर जाता है, पेश होता है, कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, तो उसे यही समझा जाता है कि वो कानून की पासदारी करता है, अदालत से भाग नहीं रहा बल्कि अदालत के सामने पेश हुआ है। जहां तक उनके केस की बात है तो उन्होंने तमाम मुकदमात में अपनी जमानतें जो है वो ली हुई थी, और ओमनी बस बेल, जिसे आप ये कहते हैं कि किसी भी नामालूम मुकदमे में उस शख्स को गिरफ्तार ना किए जाए, वो भी उन तमाम लोगों ने ली हुई थी पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि किसी अननोन मुकदमे में किसी एक हर एक ने अप्लाई किया तो किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बावजूद वो आज वहां पर अदालत में पेश हुए, पूरा दिन पेश हुए, क्योंकि वहां पर ट्रायल या वो अदालत तो चल नहीं रही, बल्कि उसे आप यही कह लें कि कभी फिल्म का एक हिस्सा चलता है, कभी दूसरा हिस्सा चलता है, कभी तीसरा हिस्सा चलता है। आज 3 केसेस लगे हुए थे जी, तोशाखाना भी और उसके साथ ये GHQ वाला भी और अलकादर भी। तो ये सारे केसेस वहां पर एक दिन में यके बाद दीगरे लगाए जाते हैं। हम तो कानून के सामने हुए हैं, और जहां बात है कि क्या एहतजाज इस्लामाबाद में करना और उसके बाद सख्ती आना, तो मुझे कोई आइन में ऐसी चीज दिखा दें जहां पर लिखा हो कि आर्टिकल 16 के तहत आप एहतजाज नहीं कर सकते, या आप आर्टिकल 19 के तहत कोई बात नहीं कर सकते, आपको आजादी राय नहीं है। ये तय करना हुकूमत जो फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है कि ये जमात एहतजाज का हक नहीं रखती या ये इंतशारी है, तो ये उनका कोई इसके अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आईन और कानून तो एक चीज है ना पंजोता साहब, वो तो है, लेकिन मखसूस हालात भी होते हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं। 9 मई के वाकयात के बाद से तहरीक इंसाफ जिस फेज में से गुजर रही है, जाहिर है आप उसको जहन में रखते हुए ही अपने सियासी कदम उठाएंगे। और अभी तो आज इमरान खान साहब ने फिर कहा कि बस अब थोड़ा ही वक्त रह गया, मैं आखिरी कार्ड अपना जो है वो लास्ट कार्ड चलने वाला हूं, तो वो लास्ट कार्ड के बारे में भी सवाल पैदा हो रहा है। तो क्या इन तमाम चीजों को आप आइसोलेशन में देख सकते हैं कि कानून आपको क्या इजाजत देता है और क्या नहीं देता? ग्राउंड रियलिटीज भी तो हैं। देखिए ऐसा साहब, बात यह है कि जहां पर बात केसेस की, तो जब भी किसी ओपन अदालत कोई भी केस आता है, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे अलकादर हो, चाहे 9 मई के केसेस हो, वहां पर तौर पर जो है नाकाम रही है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई के केसेस की जब समाअत थी, जब खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी, तो वहां पर अदालत ने कहा था कि एविडेंस दिखा दें, तो वहां पर तो कोई शवाहिद नहीं थे कि जो जोड़ सकें कि इमरान खान साहब ये हदायत दे रहे हैं कि आप इस चीज को आग लगा दो, इसका जलाओ गिराव कर दो, इसे तोड़ फोड़ कर दो। पुरअमन एहतजाज का हमेशा वो कहते रहे हैं और वो अब भी कह रहे हैं, हमेशा कहेंगे।
जो हुकूमत इस वक्त चल रही है इसमें किसी तब्दीली से मुतालिक, जिसमें मुमकिन तौर पर शायद बिलावल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट कोई किरदार हो सकता है, फैसल वाडा साहब भी मुतहरिक हैं, आज मौलाना साहब JUI के वफ्द से मिले हैं, पिछले दिनों वो बिलावल साहब से मिले थे। क्या आप इस पूरी थ्योरी के ऊपर कुछ सोच रखते हैं कि इसमें ये वाकई कुछ हो रहा है? देखिए, ये जो कौमी हुकूमत का तस्वर है ना, ये बहुत पुराना है। जनरल मुशर्रफ या उससे भी कई दफा पहले सोचा गया है, कई दफा, लेकिन ये कभी काबिल अमल नहीं हुआ। अब भी ये गुफ्तगू ड्राइंग रूमों में कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये शुरू की हुई थी और अब इसको सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है। अब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया से ये फॉर्मल मीडिया का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसका कोई एसेंस है नहीं। कौमी हुकूमत कौन सी? कौमी हुकूमत की हद तक क्या PTI उसमें शामिल होगी? क्या मुस्लिम लीग और बातें अपने JUI और पीपल्स पार्टी सारी हुकूमतों जमातों के ऊपर हुकूमत बननी है? तो क्या ये लॉजिकल बात है? कैसा हो पाएगा? पहले देखना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है। और अगर PTI को निकाल के कोई कौमी हुकूमत बननी है तो वो तो ऑलरेडी है, यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, उसका हिस्सा नहीं है। MKM उसके साथ है, बाकी जमातें उसके साथ है, JUI नहीं है ना। हाँ, तो क्या ये क्या लॉजिक है? मतलब ये तो फिर आप कह रहे हैं कि उस तरह की हुकूमत हो जाएगी जो अभी इस इलेक्शन से पहले एक PDM की हुकूमत मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके सवाल का लॉजिकल कोई बेस बन सकता है? अगर उसका लॉजिकल बेस बन सकता है, पॉसिबल है, कौमी हुकूमत का तस्वर ये होता है जी, या जो ये है तो वैसे अभी तक जी। एक ख्याल, ख्वाबो ख्याल ही, वो ये होता है कि जी उसमें अपोजिशन का जो रोल है वो ना हो, सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा हो और कुछ अरसे के लिए ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसियां बनाई जाएं जिससे मुल्क को आगे बढ़ाया जाए और मुल्क के क्राइसिस को हल किया जाए। ये एक बड़े अरसे से ख्वाब देखा जाता है। ये इसकी अमली ताबीर क्या हो सकती है? हमारे मुल्क के अंदर जमातों के जितने डिफरेंसेस होते हैं, जितनी दूरियां हैं, क्या ऐसी कोई हुकूमत जिसमें ऑल कंट्राडिक्शंस इकट्ठी कर दी जाए और फिर कहा जाए कि वो कोई फ्रूट दे देगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है सर, मैं तो उसकी लॉजिकल पहले बेस की बात कर रहा हूं। हाँ, बेस क्या हो सकती है? हो रही है, नहीं हो रही है, वो तो सर, मगर मैं एक तो हाजी गुलाम अली साहब का तारुफ करा चालूं, हमारे साथ शो में मौजूद हैं, खुशामदीद। मगर मैं एक सवाल कारी साहब आपके सामने पहले रख दूं, और वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इसकी लॉजिकल बेस क्या हो सकती है? तो शायद ये हो सकती है कि अगर आप एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसकी मियाद तय कर दें कि भाई ये 6 महीने के लिए बन रही है, 6 महीने के बाद फ्रेश इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें बशमूल मौलाना फजल रहमान के फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं, और कई जमातें समझती हैं कि इस क्योस का खात्मा नहीं हो सकता जब तक एक फ्रेश मैंडेट ना आए। तो 6 महीने के लिए या कुछ मखसूस मुद्दत के लिए बना दी जाए, तो उसके लिए तो ये इनिशिएटिव शायद लिया जा सकता हो सकता है PTI भी इस पर राजी हो जाए। मुतय्यन मुद्दत की गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, एक पार्टी उसको लीड कर रही होगी, वो पार्टी जब लीड करेगी अगले इलेक्शन से पहले तक, तो वो पार्टी तो उसमें एडवांटेज लेगी। तो क्या बाकी जमातें जो सपोर्ट का हिस्सा होंगी उस पार्टी के साथ ताबन करेंगी? क्या वो चूचू का मुरब्बा बन के पाकिस्तान के क्राइसिस का हल निकालेगी? सही। कौमी हुकूमत इस काम के लिए नहीं सोची जाती। जो ख्याल है, जो ख्याल करते हैं वो कहते हैं कि कुछ अरसे के लिए ताकि पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी हो और शायद कोई बेहतरी का अमल हो। तो पहले इसको जरा खोले कि ये क्या डिबेट है। मेरी नजर में तो ये डिबेट है ही नॉन स्टार्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाजी गुलाम अली साहब, फैसल वाडा साहब का मुलाकातें करना बिलावल साहब से या JUI से, इसको कुछ लोग गैर मामूली अंदाज में देख रहे हैं। ये एक मामूल की मुलाकात तो वैसे भी लगती नहीं है। आज की इस मुलाकात के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि इसका मकसद क्या है? वाडा साहब की इस मुलाकात को क्या मामूल की मुलाकात समझना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो सियासत में तलखी पैदा हुई है और जब एक दूसरे कोई सियासतदान, कोई सियासी वर्कर, कोई पार्लियामेंट का मेंबर मिलता है तो शक व शुबात की नज़र से उसको देखा जाता है। हालांकि इस तरह नहीं है। ज़रूरत मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत, जिस तरह मुल्क की यकजहती के लिए पब्लिक और तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए, इस तरह सियासी जमातें अपने अपने मंशूर और प्रोग्राम के तहत इलेक्शन भी लड़े, हुकूमतें भी करे, लेकिन सियासी यकजहती ज़रूरी है। पिछले
एक दहाई से खासकर सियासी जमातों में दूरियां पैदा की गई, दूरियां पैदा हो गई, एक दूसरे के नज़दीक होने की कोशिश नहीं हो रही है। मेरा ख्याल में इस वक्त इस मुल्क में सबसे जो ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। देखिए वो तकरीबन तमाम सियासी जमातों से मिलते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में उसने एक अहम रोल अदा किया है। रात को भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे, हमारे कायरा भाई उनके साथ थे। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि रियासत जो है, रियासत हम सब की सांझी है और रियासत के लिए सब एक हैं, लेकिन रियासत भी कोई फैसला करेगी या जो रियासत के बाइख्तियार लोग हैं कि वो रियासत के सियासतदानों, सियासी जमातों, अवाम को क्या देती है। हम तो ये समझते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि कौमी हुकूमत और फिर ये चीज़ें जो हैं ना, ये मज़ीद में ज़ाती राय है कि तबाही पैदा करेगी। जब हमारे पास एक आईन है और मुत्तफ़िका आईन है और उस आईन ने सब कुछ बता दिया है कि हुकूमत किस तरह बनेगी, और ये फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूर को हक होगी, तो जमहूर से फैसला ले। अब ये इलेक्शन और फिर इससे पहले वाले इलेक्शन, यानी दोनों को बशमूल पीपल पार्टी नहीं मानती थी 2018 के इलेक्शन को। और हमने उस वक़्त भी कहा, जमीयत उलमा इस्लाम का वाज़ेह पैगाम था कि ये इलेक्शन इंजीनियर्ड इलेक्शन है, और ये भी जो इलेक्शन है इस पर भी तमाम सियासी जमातों की ऑब्जर्वेशन है। जिन्होंने जीता वो भी नाखुश, जिन्होंने हारा वो भी नाखुश। इसलिए सियासी जमातों को इस चीज़ पर बैठना चाहिए कि हम मुल्क में एक आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएं। तो ये दुनिया में होता है कि किसकी हुकूमत होती है और कुछ सालों बाद किसी और की होती है। आजकल हमने नफरतें, सियासी जमातों को इस नुक्ते पर बैठना चाहिए, बोल रहे हैं, मगर इसमें हाजी साहब सब जमातों को बैठना चाहिए, और बैठने के लिए एक माहौल ज़रूरी है, और माहौल बनाने के लिए शायद जो मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं उसमें अगर सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाए। मसलन आज एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, पीटीआई ने उसमें शिरकत नहीं की। पंजोता साहब, क्या वजूहात हो सकती हैं? पीटीआई क्यों इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर रही कि वो सियासी जमातों के दरमियान कुर्बत पैदा करे? और ये तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी, और पीपल्स पार्टी के साथ तो शायद एक ऐसा पीपल्स पार्टी का ऐसा रोल प्ले कर सकती है इस मौके पर जो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान कशीदगी को कम कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल नहीं कर रही पीटीआई? देखें, पहली बात आपने ये देखनी है असद भाई कि ये जो जमातें हैं, क्या सियासी जमातों वाला रोल जो है वो अदा कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की जो है वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि जनाब हम बुला रहे हैं जी और ये आ नहीं रहे। भाई आप कौन है? फिर आप कौन है? कौन बुलाने वाले हैं? आपको तो अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया। वहाँ पर आप कुंडी साहब की बात करें तो वो अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो अवाम के वोट से नहीं आए हुए। उनको एक पर्ची के जरिए वहाँ पर गवर्नर बनाया गया है, और उनको इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह की कोई जो है मीटिंग कंडक्ट कराएं, बुलाएं। इसलिए हमारी जमात जो है वहाँ पर नहीं थी, वो नहीं समझती थी कि जाएं और जाकर उनसे बात की जाए। बेले होने के बावजूद हमारे अपोजिशन लीडर और दीगर हमारे लोगों को गिरफ्तार करें, हमारे लीडर को जेल में डालें, और हम कहें जी आए जी बैठते हैं। किस बात पर बैठे? क्या आपने कोई जस्टिस दिया है आज तक बैठने वाला? क्या आपने कोई ऐसा माहौल बनाया है बैठने वाला? आप घरों में छापे मारे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी ना आप कह रहे हैं बैठने का भी तो माहौल ही नहीं है। मगर सवाल तो सर यही है ना कि माहौल ये बनेगा कैसे, बनाएगा कौन? आखिर कहीं पर तो कोई नुक्ता आएगा ना ऐसा कि जहां पर इस डेडलॉक का खात्मा होना है, या डेडलॉक हमेशा तो नहीं बरकरार रख सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जिक्र करेंगे कि जुडिशल कमीशन का जो 6 दिसंबर का इजलास है उसको मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक खत लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि तो ये इजलास मौखर किया जाए। और क्यों मौखर किया जाए? वो समझते हैं कि 26वीं आईन तरमीम के तहत
जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 6 दर्जन से जायद दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं और वो समझते हैं कि आईनी बेंच की मौजूदगी में भी फुल कोर्ट आईनी मुकदमात को सुन सकता है। इस पर पाबंदी 26वीं तरमीम में नहीं लगाई गई। तो इस पर भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हाजी गुलाम अली साहब, अभी आप भी बात कर रहे हैं, कायरा साहब भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी माहौल को बेहतर होना चाहिए, मिल बैठें, बातचीत करें, लेकिन पीटीआई मुसलसल ये कह रही है कि बैठने का माहौल ही नहीं है। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरफ पीटीआई के ऊपर पाबंदी की करारदादें मंजूर हो रही हैं और तमाम सियासी जमातें उसमें लगी हुई हैं। शायद फिर जेयूआई अपना किरदार अदा कर सकती है, जैसे 26वीं तरमीम में एक सेंट्रल फोर्स बन गए थे मौलाना फजल रहमान साहब। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है जेयूआई के लिए कि इस मौके पर अपना कोई किरदार अदा करे, या फिर वो अपने एहतजाज वाला रास्ता ही इख्तियार करिए जो पीटीआई ने इख्तियार कर रखा है? देखिए, कायरा साहब भी रोल अदा कर सकते हैं, उसकी पार्टी भी रोल अदा कर सकती है अगर वो इसमें मुखलिसाना कोशिश करें। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है, हमारी सियासी तरबियत, हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हम हमेशा रियासत और आइन के साथ खड़े हैं। आइन के अम्ब्रेले के नीचे हमेशा हमने सियासत की है और हमने गोली और बंदूक की सियासत कभी नहीं की है। और सियासी जमातों के साथ तलखियाँ, पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तलखियत भी है और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी रिलेशनशिप भी है, और हुकूमतों में भी थे और मुखालफत में भी थे। मुस्लिम लीग के साथ भी इस तरह है, पीटीआई के साथ भी हमारी बहुत ज़्यादा तलखियाँ थी। लेकिन जब रियासत के लिए और आइन जब तकादा करती है सियासी लीडरों से, तो उस तकाजे को मद्देनज़र रखकर जमीयत उलमा इस्लाम ने, ख़ासकर मौलाना फजल रहमान ने अहम रोल अदा किया। और आपने देखा कि वाहिद इस मुल्क में इस वक्त, मौजूदा वक्त में वाहिद सियासी लीडर है मौलाना फजल रहमान, जिसको सब मिलते हैं बशमूल पीटीआई। तो उन्होंने ऐसा एक तर्ज अमल इख्तियार किया है कि पीटीआई भी उनके साथ राब्ते में भी है, मुलाकातें भी करते हैं, मशावरत भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, मुस्लिम लीग भी करती है और बाकी जमातें भी करती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की खत की तरफ जो है खत लिखा है उन्होंने, और वो कहते हैं कि जी ये तो कहीं कदगन नहीं लगाई गई 26वीं तरमीम में कि अगर आईनी मुकदमा फुल बेंच ने को सुनने की जरूरत है तो फुल बेंच इसको सुन नहीं सकता, यानी फुल कोर्ट इसको सुन नहीं सकता। देखिए, जो लेटर आज सर्कुलेट कर रहा था, जो मैंने भी देखा है, जहां तक उसकी बात की जाए तो पहले तो ये बड़ा क्लियर मौकफ है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को बिल्कुल कंप्रोमाइज कर दिया है। और जहां पर की जाती थी कि बड़ी जी रिफॉर्म जरूरी हैं, ये चैम्बर से जजेस आ जाते हैं, ये चैम्बर से जजेस जो हैं वो लिए जाते हैं, ये किसी का रिश्तेदार होता है, किसी का छोटा भाई होता है, किसी का शागिर्द होता है। तो आज अगर देखें जो प्रपोज किए गए हैं नाम, जो नॉमिनेट किए गए हैं, उनकी लिस्ट जरा निकालें, उनमें से देखें कि कितने आपके ग्रुप से वाबस्ते हैं, कितने आपके रिश्तेदार हैं, कितने आपके दोस्त हैं, कितने आपके कुलीग्स हैं। तो आपको समझ आ जाएगी एक एक नाम के ऊपर कि ये नाम कैसे सारे पुट किए गए हैं। जहां तक उस इजलास की बात है तो देखें, इजलास जो है वो जब तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुख्तलिफ दरखास्तें आई हैं, वो डिसाइड नहीं होती पटिशन, तो तब तक कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो जुडिशल कमीशन के अंदर होगी वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर कल 26वीं तरमीम जो की गई है वो कलअदम हो जाती है तो फिर वो सारी कार्रवाई जो है उसका तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही, इसीलिए शायद जस्टिस मंसूर समझते हैं कि पहले वो जो दरखास्तें आई हैं उनको निपटाया जाए और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हो। कायरा साहब, ये इबाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर अब भी मौजूद है 26वीं तरमीम के बाद, और आज जो खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर की तरफ से वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि आईनी बेंच जो बैठा हुआ है और जुडिशल कमीशन का जो इजलास है 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है, तो 26वीं तरमीम पर तो खुद 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, पहले उसको सुना जाए। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इबाम या तफरीक मौजूद है कायरा साहब? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक रवैया है जी कि वो अपने आप को पार्लियामान से भी सुप्रीम समझते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर होने वाली थर्ड मेजॉरिटी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपने देखना ये होता है कि कोई चीज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ ना हो।
वो कहाँ डिफाइन होते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ आके पहले भी ये किया गया था, आज चौधरी साहब ने भी ये किया था, और अब ये ट्रेंड है। वकला के अंदर भी ये रिवाज आम हो गया है कि हर मामले को पार्लियामान इज सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, पार्लियामान के ऊपर आपने एक चेकलिस्ट पर बैठा दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का रोल एक थानेदार का है कि वो चेक करेगा कि पार्लियामान का रोल ठीक है कि नहीं है, इसका कंडक्ट ठीक? पार्लियामान का रोल सिर्फ पार्लियामान चेक कर सकती है, बाद में आने वाली तो पार्लियामेंट चेक करेगी। तो मैं नहीं समझता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये व्यू जो है या कुछ जजेस का कि पहले वो पिटीशन एंटरटेन नहीं होनी चाहिए। वो पार्लियामान का अपना रोल है, पार्लियामान के ऊपर थानेदारी जो है वो किसी सूरत में ना होनी चाहिए, ना कबूल करनी चाहिए। यानी आप समझते हैं कायरा साहब के 2 दर्जन जो दरखास्तें आई हैं उनको सुने बगैर मुस्तरद कर देना चाहिए? जी, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल तय होना चाहिए कि क्या पार्लियामान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के ऊपर एक थानेदार है, हेडमास्टर है। क्या आपने ये चेक करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामान ने जो कानून बनाया है वो ठीक है, जो अमेंडमेंट का आइन के अंदर किया है वो ठीक है? आइन है जो जजेस के, पार्लियामान के, बाकी सारे इदारों के रोल डिफाइन करता है, जो जजेस के इख्तियारात डिफाइन करता है। अब अगर आपने उसको भी चेक करना है तो ये क्या रूल होगा, ये क्या लॉजिक है? उसमें सर कुछ दरखास्तें इस किस्म की भी हैं ना कि तहकीकात की जाए कि ये जो आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरा किया गया है ये किस तरह पूरा किया गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि धौंस और धमकी के साथ भी किया गया है। तो जिस तरह भी किया गया है, जिस तरह भी किया गया है वो वक्त गुजर चुका है। कौन करेगा वहां तहकीकात? सुप्रीम कोर्ट करेगी पार्लियामान की तहकीकात? ये क्या करेंगे? ये वकीलों का कोई पैनल बन के करेगा तहकीकात? यार ये क्या, ये इस तरह निजाम चलाना है? पहले निजाम को ठीक करने के लिए कोशिश हो रही है। ये तो बहुत सारा जो पहले ही है ना कि हमारे इदारों के अंदर पार्लियामान जो सुप्रीम है, जो अवाम के इज्तिमाई शऊर की नुमाइंदा है, वो आपको पसंद है नहीं है, अच्छी है बुरी है, कैसे बनी है कैसे नहीं बनी है, ये सवाल नहीं है इस वक्त। उसको आप इम्प्रूव करते रहिए, करेंगे। लेकिन एक कानून बन गया है, वो उस वक्त तक कानून है जब तक कोई उस कानून को आके नए लोग, मैंडेट वाले लोग, वो आके उसको ठीक करें। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक काम कर सकता है कि आइन के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। ये तो आइन बना है यार, जिसके तहत उनको ये इख्तियार मिला है। वो कैसे हो सकता है कि वो आइन को भी चेक करेंगे? वो तो थानेदार हो गए ना, या हेडमास्टर हो गए ऊपर बैठे। हाजी गुलाम अली साहब, प्रॉब्लम यह है कि आप इस 26वीं आईनी तरमीम के खालिक हैं एक तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास आई थी और आपने फिर उसको उसमें अपनी प्रपोजल दी और आपने इसको वोट किया, सपोर्ट किया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर सवाल बाकी हैं और खुद चीफ जस्टिस, खुद जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उठा रहे हैं ये सवाल। तो इसका मुस्तकबिल इस तरमीम का आपको फिर क्या लगता है सर? देखिए, एक रोल होता है पार्लियामेंट का, एक रोल होता है अदालत का। जमीयत उलमा इस्लाम की अगर आप तारीख उठा के देख ले, हम हमेशा सियासी केसों को अदालत ले जाने के खिलाफ है और हम ये कहते हैं कि इदारों में मज़ीद मुश्किलात पैदा ना की जाए। जो आईनी बात है वो इदारे करेंगे, इस तरह में या इस तरह डिबेट, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हम इसके खालिक, आपने कहा कि आप खालिक तस्वर हो रहे हैं, तो इसमें हम आप इस पे हम फ़ख्र भी करते हैं और मुश्किलात भी थे। ये 62-63 शिकों वाला तरमीम था। ये खालिक होने की वजह से ये तरमीम 22 पे आया और 3-4 शिकें हमारी शामिल हो गई, और जो शामिल हो गई उस पे दस्तखत भी नहीं हो रहे हैं। तो और मुनाफत रहमान के बयानात आपने सुने होंगे कि इस काले नाक के जहर और दान को हमने निकाल दिए पब्लिक के लिए, और उसमें पीटीआई का भी हमारे साथ इस चीज़ों पे इत्तेफाक था और पीपल्स पार्टी ने भी, हमने मिलकर इस एक जो 2-3 मसौदे थे और आके एक पे मुत्तफिक हो गए। तो जितने भी पार्लियामेंट से हो सका और जितने भी इससे खामियां दूर कर सके वो हमने की है। और अब चूंकि जैसे भाई कायरा साहब ने कहा, ठीक है, अब पार्लियामेंट आएगी तो उसको इख्तियार है मजीद दुरुस्त करने के लिए। सही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मुश्किलात का खात्मा एक चीज़ है कि हम सब जमातें इस पे मुत्तफिक होकर इसके लिए काम करें कि भाई आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो।
अगर ये ना हो तो ये देखो अब एक हफ्ते पहले मैंने सही है सर, मगर इसमें मसला ये है ना कि वो जमातें जो ऑलरेडी हुकूमत में हैं, चाहे सूबे में हुकूमत बनाई है, चाहे कौमी असम्बली में हुकूमत बनाई है, मगर हाजी साहब वो सियासी जमातें कैसे आएंगी? इस नुक्ते पर सवाल तो ये है ना कि वो सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं वो क्यों आएंगी फ्रेश इलेक्शंस के लिए? वो तो हुकूमत में ऑलरेडी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम साहब आपका, पंजोता साहब आपका भी शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।